हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईआरईडीए और आईआरएफसी को। इन दोनों सरकारी कंपनीज को कंपेयर करेंगे। देखिए, कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बाय सेल के बारे में बात करने वाले हैं कि हाँ, अ, इस स्टॉक को लेना चाहिए या उस स्टॉक को नहीं लेना चाहिए। ये नहीं, हम कंपेरिजन करेंगे कि देखिए कौन सी सरकारी कंपनी बेहतर है जो अच्छे लेवल्स पर दिखती है। तो वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। और डेफिनेटली बात करेंगे गंधार ऑयल के बारे में भी। ये जो गिरावट आपको देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, क्या वो मंडे को फिर से रिवर्स होकर एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी? तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आईआरईडीए फ्राइडे को क्लोजिंग देता है 62.70 पे, ₹2.60 की गिरावट आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट 4% का हम कह सकते हैं एक डिसाइसिव फॉल देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक की जो ओपनिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। 68.40 का हाई लगाया, बट उसके बाद स्टॉक हम कह सकते हैं 62.30 का लो लगा के 62.70 पे अगर बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली सेलिंग आपको काफ़ी अच्छी खासी इसमें देखने को मिली है। देखिए, आईआरएफसी और आईआरईडीए को कंपेयर, दोनों को एप्पल टू एप्पल नहीं कर सकते हैं कि दोनों सेम ही टाइप की कंपनी है। नहीं है, दोनों देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन ना काम सेम हम कह सकते हैं एज सच। कैसे? बिकॉज दोनों दोस्तों फिनेंसिंग करती है, राइट? अब दोनों को पता है कि देखिए दोनों जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट नहीं बनाती है। ये कोई रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी, ना ही आईआरएफसी कोई रेलवे का प्रोडक्ट बनाएगी। बेसिकली ये दोनों कंपनीज पैसा बांटती है, या फिर हम कह सकते हैं लोन देती है कंपनीज को, कि वो किस तरीके से उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं, एंड डेफिनेटली उस पे कंपनी अपना कमाई करती है। तो ये दोनों का काम अगर देखा जाए तो हाँ, डेफिनेटली काम टू एन एक्सटेंट ऑलमोस्ट सेम नहीं है। लेकिन फिनेंसिंग अगर हम देखा जाए तो फिनेंसिंग का बिजनेस दोनों का सेम है। एंड दूसरी बात, दोनों एक ही प्रमोटर की कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी है। दोनों का जो प्रमोटर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोनों की। ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आईआरईडीए, जैसे मैंने बताया कि अपने जो क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को वो नेगेटिव में थी, वैसे ही आईआरएफसी ओवरऑल नेगेटिव में तो बंद नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला। एग्जैक्टली हम कह सकते हैं जिस तरीके का मूव आपको आईआरईडीए में देखने को मिला। हाँ, वहाँ पे स्टॉक जरूर नेगेटिव में हो गया, बट यहाँ पर भी डाउन साइड में स्टॉक गया। लेकिन नो डाउट आईआरएफसी के अंदर पिछले 6 महीनों में जो रिटर्न्स मिले हैं वो अपने आप में काफ़ी दमदार है, और पिछले 1 साल में जो रिटर्न मिले हैं वो भी अपने आप में काफ़ी दमदार है। और आईआरईडीए ने भी जो लिस्टिंग कराई है वो भी अपने आप में काफ़ी दमदार है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किया है, ज़रूर एक आईपीओ के थ्रू, और एक हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर ओवरऑल जो पैसा बनाया है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। अब देखो, कंपनी टू कंपनी देखिए समझते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आईआरईडीए 16,866 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, करीबन 62.8 का प्राइस है। 19.5 की प्राइस टू अर्निंग पे दोस्तों ये स्टॉक आपको मिल जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.17% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% का है। तो ये तो दोस्तों इस कंपनी के पैरामीटर्स हो गए। यहीं अगर मैं आईआरएफसी की बात करता हूं तो आईआरएफसी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा आगे है आईआरईडीए से। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के पास इसकी मार्केट कैप पहुंच चुकी है। प्राइस 175.4 का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग स्टिल अगर आप देखेंगे तो उसका 19 का प्राइस टू अर्निंग था, लेकिन ये जो शेयर है ये बेसिकली आपको 16.2 के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, राइट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर काफ़ी कम है, ओनली 5.32% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% का है। तो इन दोनों पैरामीटर्स में हम कह सकते हैं ज़्यादा आगे कौन निकल रहा है? इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर आईआरईडीए दोस्तों आपको ज़्यादा आगे निकलता हुआ देखने को मिला है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा नहीं होता है ना, तो उसके अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। वैसे यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो बहुत खास नहीं है, आईआरईडीए का भी बहुत खास नहीं है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। अब आईआरईडीए की अगर आप सेल देखेंगे तो 1177 करोड़ की आपको देखने को मिली है सितंबर के क्वार्टर के अंदर। ऑलमोस्ट 793 करोड़ का इसमें कंपनी का इंटरेस्ट था। बाकी जो फिनेंसिंग मार्जिन था वो 33% का कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था वो 285 करोड़ का आया था। तो अगर इसको एग्जैक्ट हम फिगर्स में देखें तो जो कंपनी के अब अर्निंग्स देखेंगे तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि 2019 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2020 करोड़, 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 2368 करोड़,
फिर वहाँ से 2655 करोड़, और अब 2023 के अंदर बढ़ते बढ़ते ये 3483 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल गया। जो इस कंपनी का मार्जिन था वो डेफिनेटली एक्सपांशन काफ़ी तेज़ी से हुआ, 11%, 22%, 29 एंड 33%। यानी कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी स्ट्रांगली आपको बढ़ते हुए नजर आए। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 215 करोड़ था, उससे 346 करोड़ हुआ, फिर 634 करोड़ हुआ, और फिर 865 करोड़ हो गया। यानी अगर मैं बात करता हूँ IREDA के सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की 14% की रही है, और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो ऑलमोस्ट 60% की रही है। अब यही अगर मैं IRFC को कंपेयर करता हूँ, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, तो IRFC की सेल अगर आप देखेंगे तो IRFC की सेल 2021 में 15,770 करोड़, फिर 20,299 करोड़, फिर 23,890 करोड़, इस तरह की दोस्तों कंपनी की सेल आपको देखने को मिली। जो कंपनी का मार्जिन था अगर वो देखा जाए तो 99% कंपनी के मार्जिन रहते, तो मार्जिन में बीट करती हुई नजर आ रही है IREDA को। वही दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 4,416 करोड़ था, फिर 6,090 करोड़ हुआ, और अब 6,337 करोड़ आया। यानी अगर सेल्स की बात करता हूं तो सेल्स पिछले 3 साल की 21% की दर से कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है, और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26% से बढ़ता हुआ नजर आया। तो प्रॉफिट में IREDA ज्यादा है और सेल्स में IRFC ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल ठीक ठाक दोनों बराबर बराबर पर आपको चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो अब फिर कौन से शेयर को ज़्यादा सही है या फिर कौन सा शेयर लेने का ज़्यादा पर्सपेक्टिव बनता है, तो इसके लिए दोस्तों हमेशा याद रखिए उस सेक्टर पे बात करेंगे कि वो सेक्टर कितने दर से आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है ओवर द फ्यूचर टर्म, यानी उसका ग्रोथ आउटलुक क्या है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है ये ऑलमोस्ट 970 बिलियन डॉलर का आपको होता हुआ नजर आया था 2022 के अंदर, और ये ऑलमोस्ट 2182.99 बिलियन डॉलर का दोस्तों हो सकता है 2032 तक। यानी ऑलमोस्ट 8.5% की CAGR से आपको ये ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा 2023 से 2032 के बीच में। ऑलमोस्ट 8.50% का आपको जो हम कह सकते हैं CAGR है वो इस पूरे सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन है रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में। वही दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पर कि किस तरीके से ट्रेन मार्केट ग्रो यानी रेलवे सेक्टर ग्रो कर सकता है, तो रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट दोस्तों ग्रो करेगा यहाँ पर हम कह सकते हैं 5.41% पे। यानी जो प्रोजेक्शन है वो ये दिखाता है कि ऑलमोस्ट 18.96 बिलियन डॉलर आपको वॉल्यूम देखने को मिल सकती है 2027 तक पूरे ट्रेन मार्केट के अंदर। और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ऑलमोस्ट 186.80 मिलियन यूजर्स आपको ट्रेन का यूज़ करते हुए नजर आएंगे बाय 2027। यानी अभी ऑलमोस्ट 15.36 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है 2023 के अंदर, और ये ग्रो कर करके कितना हो जाएगा 18.96 बिलियन डॉलर। यानी यहाँ पर अगर आप CAGR ग्रोथ देखेंगे तो 5.41% की है। यानी अगर आप कंपेयर करते हैं तो 8% ग्रो कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट, लेकिन 5.41% ही ग्रो कर सकता है आने वाले 5 सालों के अंदर। वो जरूर आने वाले 10 सालों का वहाँ पे हॉरिजॉन है, लेकिन यहाँ पे 5.41% का ही आपको जो बेसिकली CAGR है वो देखने को मिल सकता है। तो इधर कौन सा निष्पक्ष निकलता है, तो मेरे हिसाब से IREDA दोस्तों ज़्यादा सही हो सकता है, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा ग्रो कर सकता है ओवर द फ्यूचर टर्म। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि IRFC खराब कंपनी हो गई, IRFC भी अपने आप में काफ़ी दमदार दिख रही है, बिकॉज ग्रोथ वहाँ पर भी आपको बहुत देखने को मिल रही है, कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बट स्टिल अगर देखा जाए जहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो IREDA दोस्तों हो सकता है कि आपको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों हम कह सकते हैं पूरे ऑल अक्रॉस द ग्लोब आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और IREDA के लिए ज़्यादा मैं मानता हूँ कि प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का भी आपको इंक्लूजन काफ़ी देखने को मिलता है। एंड IREDA प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादातर लोन्स बांटता है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ IRFC पे, तो IRFC में मेजरली दोस्तों ये जो पैसा देते हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज को देते हैं, और कह सकते हैं रेलवे के अंदर ओवरऑल मोनोपोली भी है सरकार की, तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी हाँ ज़रूर देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी पैसा, तो वहाँ पर काफ़ी कंपनीज आती है, बट मेजरली जैसे मैंने कहा सरकारी कंपनीज को टेंडर मिलते हैं, तो ये भी अपने आप में एक ठीक ठाक पॉइंट है। बहुत प्लस पॉइंट नहीं कह सकता, बिकॉज देखिए जब कंपटीशन बढ़ता है तो नो डाउट वहाँ पे बहुत अच्छा कंपनियाँ पैसा बनाती है, ऐसी कंपनीज, लेकिन इधर वो मिसिंग है। लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से अगर आपको चॉइस होती है तो किसको शेयर रखेंगे आप, मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब गंधा रॉयल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो गंधार ऑयल में काफ़ी तेज़ी से हमको गिरावट देखने को मिली थी। फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 7.12% स्टॉक नीचे आया। हम कह सकते हैं शेयर ने जो भी अपना 52 हफ्तों का हाई बनाया वो 307 का है, और वो सेलिंग प्रेशर मैं थर्सडे के सेशन में भी कहा था कि दिख रहा है, और वो फ्राइडे के सेशन में आपको सही भी होता हुआ देखने को मिला और स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। लेकिन ये ज़रूर है कि स्टॉक एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये ₹250 के नीचे तो नहीं जाएगा किसी भी हाल के अंदर। मेरे हिसाब से ₹275 का लेवल एक की लेवल टू वॉच आउट फॉर है, बिकॉज़ 277.50 का इसका लो था, जिसको स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया। तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आपको नज़र रखना है। बाकी नो डाउट कंपनी बहुत बढ़िया है, और मेरा मानना यही है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रख सकते हैं। अभी कंपनी ज़्यादा ग्रो कह सकते हैं नहीं कर पाई, लेकिन आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि और तेज़ी से ग्रो करेगी। जितना पोटेंशियल है इसका, और तेज़ी से ग्रो करेगी। तो आप चाहे तो इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं फॉर अ फ्यूचर टर्म, यानी आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।